हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज है 14 मई 2020 और आज की इस वीडियो में 14 मई के रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे, उन पे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के दौरान आप सभी स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आपने उनके जवाब कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसके नए चेयरमैन बने हैं मनोज आहूजा। क्वेश्चन आया आपको कि सीबीएसई के जो नए चेयरमैन बने हैं क्या नाम है उनका, आपने बताना है मनोज आहूजा। तो ये जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई। 1962 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और अगर आपको इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पूछे, आपने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। क्वेश्चन आया आपको सीबीएसई के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। आपने कमेंट बॉक्स में डालना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्टर कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी किस शहर से है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो मिनिस्टर बने हैं। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएचआरडी बताना है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट और आ सकता है कि इंडिया में स्थापित होने वाला पहला जो एजुकेशन बोर्ड कौन सा था। तो आपने बताना है कि जो फर्स्ट एजुकेशन बोर्ड को सेटअप किया गया था इंडिया के अंदर, उसका नाम था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन और इसको सेटअप किया गया था 1921 के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है भारत में स्थापित होने वाला पहला एजुकेशन बोर्ड, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन 1921 में सेटअप किया गया। और ये मनोज आहूजा इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये मसूरी में बना हुआ, और मैसूरी जो है उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है ना। आपको इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। आप सभी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई करना है मसूरी उत्तराखंड। तो अब आप सभी के लिए क्वेश्चन, उत्तराखंड की कैपिटल आप सभी को पता है देहरादून है, ठीक है ना, गारसिन है। उसके अलावा यहाँ के सीएम और यहाँ के गवर्नर का नाम आपने कमेंट बॉक्स में डालना है और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी ये आपने बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के चेयरमैन आपने बताना है मनोज आहूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। ये फेड कप हार्ट जो अवार्ड है ये टेनिस के प्लेयर को दिया जाता है सबसे पहली बार, और ये सबसे पहली बार एक इंडियन को मिला है, पहली बार एक इंडियन को मिला है, नाम है सानिया मिर्जा। और ये वीमेंस को दिया जाता है। और सानिया मिर्जा को एक रीजन, यानी ये अवार्ड कुछ रीजन्स में दिया जाता है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो ये एशिया ओसेनिया जोन में मिला है, नाम है सानिया मिर्जा। और ये फेड कप जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है वीमेन स्पोर्ट्स का, और इसको लॉन्च किया गया था 1963 के अंदर। फेड कप जो है इसको खेला जाना शुरू किया 1963 में। और इस फेड कप हार्ट जो अवार्ड है इसको शुरू किया गया था 2009 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछे स्टूडेंट्स, आपने बताना है लंदन, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड हैगर्टी। क्वेश्चन आया आपको, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन, प्रेसिडेंट का नाम पूछे डेविड हैगर्टी, आपने बताना है। और फेड कप अवार्ड जीतने वाली या कन्फर्ट करने वाली पहली भारतीय, तो आपने बताना है सानिया मिर्जा, और ये टेनिस की प्लेयर है। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन का जवाब देना है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। टेनिस का तो आप सभी को पता लग गया लंदन में है, लेकिन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपने बताना है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा कि फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, और ये हार्ट अवार्ड जीता है सानिया मिर्जा ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच फोर प्रोडक्ट गॉट जीआई टैग रिसेंटली। स्टूडेंट्स, जीआई टैग का मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी विशेष एरिया के अंदर किसी विशेष वस्तु को ये टैग दिया जाता है। और अगर बात करें कि एक प्रकार का कॉपीराइट होता है, उस एरिया की जो वस्तु है वो काफ़ी फेमस होती है, और जीआई टैग मिलने के बाद उस वस्तु का हर प्रकार से जो मार्केटिंग प्राइस है या उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब ये 4 प्रोडक्ट है 3 स्टेट के, उनको अभी जीआई टैग मिला है। तो पहला है सोहराई खोवर पेंटिंग, ये लाहौर नहीं है, एल की जगह के आना चाहिए था। तो सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड में, एक प्रकार की मुराल आर्ट है बच्चों। और इसमें जैसे वॉल पे
किसी प्रकार के पक्षियों के, पशुओं के या किसी प्रकार की जो चित्रकारी है वो की जाती है, और ये एक प्रकार की परमानेंट पेंटिंग होती है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग आपको पूछे, आपने बताना है झारखंड। उसके अलावा तेलिया रुमाल, 3 कलर से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तेलिया रुमाल। और ये पुट्टा का जो पुट्टा का पाका जो एरिया है तेलंगाना का, वहाँ पे बनता है। तो तेलिया रुमाल में 3 कलर काफ़ी फेमस है, जिसमें रेड है, वाइट है और ब्लैक है। 3 कलर से काफ़ी बनता है। तो ये तेलिया रुमाल पूछे, आपने तेलंगाना बताना है। तेंजौर नेटिव वर्क्स, तेंजौर आप सभी को पता है तमिलनाडु में है, और तेंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल भी है, भगवान शिव का बना हुआ बृहदेश्वर टेम्पल, जिस पर आरबीआई ने 1,000 रुपये का सिक्का जारी किया था। तो तेंजौर नेटिव वर्क्स तमिलनाडु। और बात करें अरंबा वुड जो वुड्स कार्विंग है, और ये आपने बताना है तमिलनाडु। तो इन 4 प्रोडक्ट को रिसेंटली मिला है जीआई टैग, जिसमें सोहराई खोवर पेंटिंग है, तेलिया रुमाल है, तेंजौर नेटिव वर्क्स है, और ये अरंबावुर जो वुड कार्विंग्स है, ये आपने तमिलनाडु में बताना है। इससे पहले थोड़े समय पहले 4 वस्तुओं को और जीआई टैग मिला था, जिसमें कश्मीरी सैफरन था, और ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। चाक हाओ ब्लैक राइस है, ये मणिपुर के हैं। कोविलपट्टी काडालाई मिठाई, ये आपने तमिलनाडु बताना है। और द टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर, ये आपने बताना है उत्तर प्रदेश। थोड़े समय पहले इन 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, और अभी जो 4 को मिला है, इन आप सभी को अच्छे से आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 4 पे। फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो, इनको बैन किया है 4 साल के लिए इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा। ठीक है ना, साइकिलिस्ट का नाम है रेमी डी ग्रेगोरियो, और इनको 4 साल के लिए बैन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने हार्मोन को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन किया था, जिसके कारण इनको दोषी पाया गया, और इनको बैन किया गया है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, जिसको यूसीआई भी कहा जाता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का? तो आपने सभी ने बताना है एजल, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। एजल में हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड का, और इन्होंने बैन किया है रेमी डी ग्रेगोरियो। अच्छे से याद करना है, रेमी डी ग्रेगोरियो एक साइकिलिस्ट है, और ये है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। आप सभी ने जवाब देना है फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, और फ्रांस की करेंसी क्या है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इसका हेडक्वार्टर पूछे एजल स्विट्जरलैंड में बताना है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल साइकिलिंग जो यूनियन है, आपने बताना है डेविड लेपर्टिएंट। ठीक है ना, डेविड लेपर्टिएंट जो है ये इसके प्रेसिडेंट है। इस दौरान भारत में भी एक साइकिलिस्ट जो है काफ़ी फेमस है, एसओ एल्बन। आपको एसओ एल्बन पूछे, ये भारतीय साइकिलिस्ट है, और ये बिलोंग करते हैं अंडमान निकोबार से। ठीक है ना, क्वेश्चन आया आपको कि भारतीय साइकिलिस्ट एसओ एल्बन जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है अंडमान निकोबार, जहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का जवाब देना है। पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम आपने बताना है। ठीक है ना, आपको पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट का नाम बताना है, और वहाँ पर एक जेल है काफ़ी फेमस है, उसका भी नाम आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये सारे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020? थोड़े समय पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया, उसमें रैंक था 142। लेकिन अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, और इसमें इंडिया का रैंक है 74। क्वेश्चन आया आपको कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक, आपने सभी ने बताना है 74, और इस इंडेक्स को टॉप किया गया स्वीडन के द्वारा, और सेकंड नंबर है स्विट्जरलैंड, और थर्ड नंबर है फिनलैंड। ठीक है ना, इसमें जो टॉप किया इस इंडेक्स को, आपने बताना है स्वीडन, सेकंड नंबर है स्विट्जरलैंड का, थर्ड नंबर है फिनलैंड का। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी जिनेवा में है, और ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, इसका एग्जैक्टली हेडक्वार्टर पूछे, आपने कोलोग्नी बताना है, और कोलोग्नी स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इंडिया का रैंक आपने बताना है 74। इंडेक्स पूछे, आपने बताना है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? यानी इंडिया और सेंट्रल एशिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और सेंट्रल एशिया का। ठीक है ना, और उसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसमें अगर वर्ल्ड में पूछे तो इसका रैंक है 78।
सॉरी 68, इसमें इसका जो वर्ल्ड में रैंक है 68 है। और इसका जो अगर बात करें इंडिया में इसने टॉप किया और सेंट्रल एशिया में इसने टॉप किया है। और हेली टैक्सी जो सर्विस सबसे पहले शुरू की गई थी इंडिया में, वो की गई है बेंगलुरु के अंदर, नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आप सभी स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन का जवाब देना है, बेंगलुरु किस नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है? जो बेंगलुरु है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है? जैसे ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के सामने आते हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सर्च मारिएगा ताकि आपकी नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। तो स्काईट्रैक्स के अकॉर्डिंग इंडिया और सेंट्रल एशिया में जो बेस्ट एयरपोर्ट है रीजनल, उसका नाम है केम्पेगौड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस और इस रिपोर्ट में जारी किए गए कि वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट, अगर इंडिया का बात करें तो केम्पेगौड़ा है, और वर्ल्ड की बात करें तो आपने बताना है चेंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिंगापुर के अंदर है। और रीजनल का मतलब कि इसकी सर्विस से कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, ठीक है ना, हर प्रकार की सर्विस से कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, उसके आधार पे इंडेक्स जारी किया जाता है स्काईट्रैक्स के द्वारा। अगर वर्ल्ड का क्लीनेस्ट, इसमें एक अवार्ड, एक कैटेगरी और रखी जाती है स्काईट्रैक्स के द्वारा कि वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, तो आपने बताना है टोक्यो का हानिडा एयरपोर्ट, टोक्यो में बना हुआ है और टोक्यो कैपिटल है जापान की, और वहाँ पर हानिडा एयरपोर्ट है। और ये एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। और टोक्यो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाला सिटी है। अगर बात आए आपको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, आपने बताना है टोक्यो, जो कि कैपिटल है जापान की। आपने जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम ऑप्शन में बताना है इस कमेंट बॉक्स के अंदर। इसमें एक कैटेगरी और है वर्ल्ड का मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट, ठीक है ना, जिसको इम्प्रूव किया गया है सबसे ज़्यादा, आपने बताना है ओर्ली एयरपोर्ट है, और ये पेरिस में, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, अगर स्टाफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सबसे बढ़िया जो एयरपोर्ट है एशिया और इंडिया और सेंट्रल एशिया में बात है ना, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ये एक अलग कैटेगरी है स्काईट्रैक्स की। और इसमें जो टॉप किया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स आप सभी ने थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है कि केम्पेगौड़ा को किस कैटेगरी में मिला, वो रीजनल एयरपोर्ट है। अगर स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने बताना छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड, ये आपने बताना है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। वर्ल्ड का बेस्ट जो एयरपोर्ट है स्टाफ के अकॉर्डिंग, ये कंसाई है, कंसाई जापान में है। अगर बात है ना कंसाई कहाँ पे है, तो आपने बताना है जापान। जापान में एक टाउन है क्योटो, क्योटो जिसका प्रोटोकॉल भी काफ़ी फेमस है ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेके, तो क्योटो के अंदर बना हुआ एयरपोर्ट है, नाम है कंसाई, और ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है स्टाफ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आ सकता है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग, शॉपिंग के अनुसार वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो आपने बताना है लंदन हैथ्रो, ठीक है ना, लंदन का हैथ्रो जो है ये बेस्ट एयरपोर्ट है। और स्काईट्रैक्स जो है ओरिजिनल इसको बोला जाता है इन फ्लाइट रिसर्च सर्विसेज। जो स्काईट्रैक्स है इसका ओरिजिनली अदर नेम से भी इसको जाना जाता है, इसका नाम है इन फ्लाइट रिसर्च सर्विसेज, और ये यूके बेस्ड एयरलाइन और एयरपोर्ट रिव्यू जो रैंकिंग सिस्टम वाली कंपनी है जो एयरपोर्ट को रिव्यू और रैंकिंग प्रदान करती है। चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा अपने जो क्वेश्चन का कि इंडिया का और सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है रीजनल, तो आपने बताना है केम्पेगौड़ा, और स्टाफ के अकॉर्डिंग पूछे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए स्टूडेंट्स। विच इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर री इंडक्टेड इनटू नाडा डिसिप्लिनरी पैनल, नाडा का वो पैनल जो किसी भी खिलाड़ी पे एक्शन लेता है अगर वो प्रतिबंधित जो मेडिसिन्स है उनका दोषी, सेवन का दोषी पाया जाता है। नाडा की फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसके डिसिप्लिनरी पैनल में जो री इंडक्ट किया गया है, दोबारा से शामिल किया गया है, प्लेयर का नाम है अखिल कुमार, हरियाणा के हैं, एसीपी रैंक पे हैं इस टाइम, और गुड़गांव में ये जॉब करते हैं। और अखिल कुमार बॉक्सिंग के प्लेयर है, ओलंपिक भी खेल चुके हैं। तो क्वेश्चन आया आपको नाम बताना है अखिल कुमार। नाडा का बात करें तो नाडा का मोटो है प्ले फेयर, नाडा का जो मोटो है इसका मोटो है प्ले फेयर, और नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम पूछे आपने बताना नवीन अग्रवाल। अब आप सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अखिल कुमार को अर्जुन अवार्ड कब मिला था, तो आपने बताना है 2005 के अंदर। अखिल कुमार को जो अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड, ये 2005 में मिला था। बॉक्सिंग के प्लेयर थे, हरियाणा के, अभी एसीपी रैंक पे है, और इनको नाडा की डिसिप्लिनरी जो पैनल है उसमें री इंडक्ट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब एक मिनिस्ट्री ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस, और ये पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है इन्होंने लॉन्च किया है चैंपियंस, ताकि इस कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है इसके दौरान सारे के सारी इंडस्ट्री स्ट्रेस में चल रही है और उनको उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है और इसका नाम है चैंपियन पोर्टल। बताओगे तो एमएसएमई मिनिस्ट्री। अब आपको चैंपियंस की फुल फॉर्म आ सकती है, अच्छे से याद करना है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एमएसएमई मिनिस्टर पूछा जा सकता है इंडिया का, आपने बताना है नितिन जयराम गडकरी, आपने बताना है नितिन जयराम गडकरी, और ये नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई पूछे, अगर आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई पूछे प्रताप चंद्र सारंगी, आपने प्रताप चंद्र सारंगी का नाम बताना है और आपने इनका निकनेम भी बताना है, काफ़ी फेमस है ये प्रताप सिंह सारंगी, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच स्टेट सीएम लॉन्च होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ्स, स्टेट के अंदर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम है होप, है ना, आशा उम्मीद कह सकते हैं, और होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका जो फुल फॉर्म है होप का, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, कि वो यूथ जो बाहर से भी स्टेट में आए हैं, या कह सकते हैं कि स्टेट के जो यूथ है जो कोविड-19 के चलते अनएम्प्लॉयर हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में ये घूम रहे हैं, तो उनका डाटा तैयार किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो लॉन्च किया है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है और उत्तराखंड के जो सीएम है नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन आया आपको, होप पोर्टल आपने बताना है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया है और ये सीएम है उत्तराखंड के, और होप की फुल फॉर्म पूछे आपने बताना है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं स्टूडेंट्स, एक पैरा एथलीट जो शॉटपुट के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस करी है, और क्योंकि इनको प्रेसिडेंट बनाया गया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जो भी खिलाड़ी किसी भी कमेटी का हेड बनता है, पैरालंपिक या किसी भी और भी कमेटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनता है, तो उसको या तो खेल खेलना पड़ता है साथ में, या वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन सकता है। तो जो दीपा मलिक थे शॉटपुट के खिलाड़ी थे भारत के, और विकलांग यानी पैरा एथलीट थे और शॉटपुट के खिलाड़ी थे, इनको पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। इसलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, या कह सकते हैं कि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, उसके अकॉर्डिंग इनको एक ही साइड काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने खेल से अनाउंसमेंट, जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, और एक खिलाड़ी थे शॉटपुट के, नाम है दीपा मलिक। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई और इसके जो सेक्रेटरी है पीसीआई यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया गुरशरण सिंह है, और दीपा मलिक पहली वो भारतीय महिला है जिसने मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स के अंदर। क्वेश्चन है आपको, भारत की पहली महिला जिसने मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स के अंदर, तो आपने बताना है दीपा मलिक, और ये खिलाड़ी है शॉटपुट की, हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की। क्वेश्चन आया आपको, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो आपने दीपा मलिक बताना है। क्वेश्चन आया, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है, दीपा मलिक की अचीवमेंट आपने बताना है। 58 नेशनल और 23 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं दीपा मलिक ने अपने कैरियर के दौरान, ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि खिलाड़ी 58 नेशनल और 23 इंटरनेशनल मेडल जीते अपने करियर के दौरान, और वो भी विकलांगता। देखो, एक पैरा का मतलब देखो किसी न किसी प्रकार शारीरिक रूप से अक्षम, लेकिन ये जो खिलाड़ी होते हैं मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, और ये साबित कर देते हैं कि जो विकलांगता, शारीरिक विकलांगता किसी भी इंसान की सक्सेस के आड़े नहीं आ सकती। इसलिए मानसिक रूप से हर इंसान को स्ट्रांग बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस लॉन्च विच सॉन्ग टू फाइट कोविड-19, एक सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, और इन्होंने जो सॉन्ग लॉन्च किया है यूनाइटेड वी फाइट, पूरे वर्ल्ड को जो इन्होंने मैसेज दिया है कि यूनाइटेड वी फाइट, इकट्ठे होकर सारे संघर्ष करो कोविड-19 पेंडेमिक के खिलाफ, ताकि जल्दी ही हमारी जीत हो पाए। और इसको जो अगर बात करें डेडिकेट किया है पूरे वर्ल्ड को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डेडिकेट किया है, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नाम है S जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर।
ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे स्टूडेंट्स, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम था अबुल कलाम आज़ाद और इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को की गई। और इस टाइम इसके जो प्रेसिडेंट है विनय सहस्रबुद्धे। अगर क्वेश्चन आए कि ICCR के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, विनय सहस्रबुद्धे है और डायरेक्टर जनरल का नाम है अखिलेश मिश्रा। क्वेश्चन आया आपको डायरेक्टर जनरल अखिलेश मिश्रा और प्रेसिडेंट पूछे तो विनय सहस्रबुद्धे बताओगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, काफ़ी चर्चा में रही, यानी कुछ ये स्टैटिक के क्वेश्चन चर्चा में रहे तो इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है वॉशिंगटन DC, जो कि कैपिटल है अमेरिका की। तो क्वेश्चन आई US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, आपने बताना है वॉशिंगटन DC। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी चर्चा में रहे, जैसे DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो आपने बताना है सिंगापुर का बैंक है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ये आपने बताना है धारवाड़, जो कि कर्नाटका में है और इस बैंक को स्पॉन्सर किया जाता है कैनरा बैंक के द्वारा। DRDO का हेडक्वार्टर चर्चा में रहा तो आपने बताना है न्यू दिल्ली के अंदर। CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस जो है रद्द किया गया, इसका हेडक्वार्टर थाने महाराष्ट्र। उसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर चर्चा में रहा, आपने न्यूयॉर्क बताना है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है नायरोबी कीनिया के अंदर। और AIIB, जिसने इंडिया को पेंडेमिक के दौरान लोन दिया, इसका भी काफ़ी चर्चा में रहा, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है बीजिंग चाइना। तो DBS सिंगापुर, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक धारवाड़ कर्नाटका, DRDO न्यू दिल्ली और CKP कोऑपरेटिव जो बैंक लिमिटेड बताओ थाने महाराष्ट्र, यूनिसेफ न्यूयॉर्क और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नायरोबी कीनिया और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है बीजिंग चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए कि विच श्रीलंकन प्लेयर बिकेम द सेकंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ MCC या मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। देखिए पहली बात तो ये जो प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टर्म के लिए कुमार संगकारा, और ये कुमार संगकारा है श्रीलंका के। स्टूडेंट्स, कुमार संगकारा MCC के बनने वाले पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट है। आगे तो इसके सारे ब्रिटिश मूल के लोग ही इसके प्रेसिडेंट बनते थे, लेकिन नॉन ब्रिटिश जो प्रेसिडेंट बने हैं नाम है कुमार संगकारा और MCC का हेडक्वार्टर है लंदन। और ये इंग्लैंड की जो स्पोर्ट्स गवर्निंग अथॉरिटी है क्रिकेट को लेकर, जैसे इंडिया में BCCI है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर, ये आपने अच्छे से बताना है। तो उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस किए गए आप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चंस इस दौरान आप सभी से पूछे गए, आपके उनके जवाब जो है जल्दी से जल्दी आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। आप सभी का कोई भी क्वेश्चंस हो आप विपिन बंसल सर के जो टेलीग्राम ग्रुप है या उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल सकते हो, ताकि उसके जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जा सके। धन्यवाद।